आज की कक्षा में हम साहित्य सौरभ का पिछली कक्षा में शुरू किया हुआ एक पाठ चिट्ठी, जिसके लेखक अखिलेश जी हैं, वह पढ़ने जा रहे हैं। हमने कहानी अब तक जहाँ तक पढ़ी, हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि लेखक और उसके मित्र जब तक पढ़ाई कर रहे थे, दिन मजे से कट रहे थे। लेखक को हिंदी विभाग में एक ही अध्यापक सदानंद जी प्रिय थे और उनके एक मित्र त्रिलोकी जी ने गोबर गणेश कहलाने वाले एक अध्यापक के साथ उलझने की गलती की। आइए पृष्ठ नंबर 121 पढ़ना शुरू करते हैं। जब गणेश जी ने त्रिलोकी को निकल जाओ यहाँ से कहा, तो त्रिलोकी ने कहा, तो आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं। मैं हिंदी का विद्यार्थी न होते हुए भी आपको चैलेंज करता हूँ कि हिंदी साहित्य ही नहीं, संसार के साहित्य के किसी मसले पर बहस कर लें। बहस में अगर जीत जाएं तो मैं अपनी मूछें मुड़ा दूंगा। मैं कहता हूं निकल जाओ, निकल जाओ, गणेश जी ने चिल्लाकर कहा। मुझसे निकलने को कह रहे हैं, दुरदुरा रहे हैं, जबकि मैं साहित्य का योग्य अध्येता हूं और गुंडों को आप शेल्टर देते हैं। अध्येता का अर्थ होता है रिसर्च फेलो, अध्ययन करने वाला, और आप गुंडों को शेल्टर दे रहे हैं, गुंडों को पनाह दे रहे हैं। मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते एक बात कह देना चाहता हूं कि क्या कारण है, जब से आप हेड हुए यहाँ केवल लड़कियों ने टॉप किया। वह तमतमाया हुआ बाहर आ गया। मैंने खुश होकर उसकी पीठ पर हाथ रखा। वाह गुरु, मजा आ गया। चलो लल्ला की दुकान पर तुम्हें चाय पिलाता हूं। अबे पहले एक तो सिगरेट तो पिला। हम दोनों सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पीना कोई अच्छी बात नहीं होती है, उससे स्वास्थ्य की सिर्फ हानि ही होती है। पढ़ने में रुचि रखने वाले लड़के लड़कियां हमें मुग्ध भाव से देख रहे थे, लेकिन पास नहीं आ सकते थे, क्योंकि उन नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को अच्छे नंबर लाने थे, जो वे समझते थे कि गणेश जी की लल्लो चप्पो किए बिना नहीं मिल सकते थे। उपमा श्रीवास्तव भी कोने में खड़ी होकर हमें देख रही थी। त्रिलोकी मुस्कुराया। कहो, कब तक भाभी जी को देवर दिखलाते रहोगे? वैसे उनके बगल वाली मेरी श्रीमती हो सकती है। श्री शादीशुदा, सपने देखना छोड़ दो, मैंने कहा। लेनिन के अनुसार सपने हर इंसान को देखने चाहिए, त्रिलोकी ने कहा। वह तो दिन वाला सपना है,
तुम तो रात वाले सपने देख रहे हो। हा हा हा, मैंने ठहाका लगाया और कहा, इस बात का फैसला लल्ला की दुकान पर होगा। लल्ला की दुकान पर लड़कों का खूब जमावड़ा होता था, जिसकी खास वजहें थीं। दुकान यूनिवर्सिटी और कई हॉस्टलों के निकट थी। फिर सामने विमेंस हॉस्टल था। इसके अलावा लल्ला ने एक हिस्से में जनरल स्टोर की दुकान खोल ली थी। विमेंस हॉस्टल के आसपास में इकलौती अच्छी दुकान थी, सो हमेशा दो चार लड़कियां खरीद फरोख्त करती मिलती। मैं और त्रिलोकी दुकान पर पहुंचे। वहां इलेक्शन की चर्चा थी। हमने चर्चा में शरीक होने के पहले जनरल स्टोर्स की तरफ देखा। कुछ लड़कियां और कुछ सामान्य जन सामान खरीद रहे थे। त्रिलोकी ने मुझे पूछा, वो पीली साड़ी वाली को देखो। अगला पृष्ठ देखते हैं। मैंने देखा, गोरा रंग और बड़ी आंखों वाली थी वह। पीली साड़ी ने उसके गोरेपन को चंदन का रंग बना दिया था। शैम्पू किए चमकते हुए बाल घुंघराले और कटे हुए थे। मैंने उसे पहले भी कई बार देखा था। वह भेष बदला करती थी। कभी सलवार कुर्ते में होती, तो कभी पैंट शर्ट में, तो कभी स्कर्ट में। उसके कपड़े कभी ढीले होते, तो कभी चुस्त। आज पीली साड़ी पहनी थी और अलौकिक बाला लग रही थी। देख लिया, मैंने बताया। त्रिलोकी ने पूछा, क्या प्रतिक्रिया है? भारत की मोनालिसा। सी, यह पंकज सक्सेना की है। दोनों एक दिन शादी करेंगे और हमें भविष्य भर दावतें देंगे। पंकज की योजना है, नौकरी लगते ही शादी कर लेगा। ईश्वर इसे अखंड सौभाग्यवती बनाए, मैंने कहा। हम दोनों आकर दुकान के स्टूल पर बैठ गए। छात्र संघ के चुनाव परिणाम पर चर्चा चल रही थी। इस बार हमारा मंडल जिस संगठन से जुड़ी थी, उसने भी अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी खड़ा किया था, जिसने अच्छी तरह शिकस्त खाई थी। दरअसल आजादी के बाद इस विश्वविद्यालय के छात्र संघ का इतिहास रहा है कि अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी ठाकुर या ब्राह्मण ने ही जगह पाई है और प्रकाशन मंत्री की कुर्सी कोई हिजड़ा भड़वा टाइप का ही आदमी प्राप्त करता है। अध्यक्ष विगत अनेक वर्षों से भारतीय राजनीति के एक धुर कूटनीतिक बहुखंडी जी की उंगलियां और आंखों की संगति, चित्रकला और भाषण को तत्क्षण समझ लेने वाला होता जा रहा है।
इसके मूल में छिपा रहस्य यह है कि बहुखंडी जी पहले इस बात का जायजा लेते हैं कि कौन दो सबसे वरिष्ठ प्रतिद्वंदी हैं, फिर उनका कुबेर दोनों को समृद्ध करता है। इसके बावजूद इस बार हमारा संगठन बहुखंडी जी की मंशा का खंड खंड करता। बहुखंडी जी ही क्यों, शराब के बड़े ठेकेदार सीताराम, बरनपाल, उद्योगपति हाफिज, सभी के फन को कुचलता हमारा संगठन, सभी की लपलपाती जीभों को सिद्धांतों के धागे से नापता हमारा संगठन। लेकिन चुनाव की पिछली रात जनेयू घूम गया। बहुखंडी जी का प्रत्याशी इस बार ब्राह्मण था। मशाल जुलूस निकालने के बाद वह छात्रावासों में गया और अपनी जाति के लोगों की मीटिंग कर पानी भरने की रस्सी जितनी मोटी जनेऊ निकालकर गिड़गिड़ाया, जनेऊ की लाज रखो और हम हार गए। हम छात्र संघ के चुनाव की चर्चा में डूब उतरा ही रहे थे कि रघुराज हाँफता हुआ आया और मुझे तथा त्रिलोकी से एक साथ बोला, 6 समोसे खिलाओ। अगला पृष्ठ देखते हैं। जब रघुराज ने कहा 6 समोसे खिलाओ, तो हम समझ गए आज खाना नहीं खाया है उसने। तभी ही वो समोसे की बात कर रहा है। इस समय वह थोड़ा बुझा हुआ था कि त्रिलोकी ने उससे पूछा, कहाँ से आ रहे हो महाराज? यार, 2 लड़कियों से आरूढ़ रिक्शे के पीछे साइकिल लगाई। रिक्शा सिनेमा हॉल के पास रुका। मैं भी देखने लगा फिल्म। हम समझ गए अब रघुराज शुरू हो गया है। मैंने पूछा, कैसी थी फिल्म? ठीक ही थी, बस अश्लीलता का अभाव था। रघुराज की विशेषता थी कि मूड की स्थिति में संसार के सभी कार्य क्रिया व्यापार के मूल्यांकन के लिए उसके पास इकलौता बटखरा था। सेक्स। और लड़कियां कैसी थी? त्रिलोकी का प्रश्न था। क्षमा करना यार, मैं बताना भूल गया। उसमें से एक लड़की थी, दूसरी नव विवाहिता थी भाभी जी। पर तुम किसके लिए प्रयासरत थे? दोनों के लिए। बेशक दोनों के लिए, लेकिन ज्यादा भाभी जी के लिए। लेकिन रघुराज, मैंने प्रायः देखा है कि तुम्हें शादीशुदा औरतें ज्यादा अच्छी लगती हैं।
इसकी वजह क्या है? वाह रघुराज, तुम्हारी पकड़ बहुत अच्छी है। तुमको लेखक होना चाहिए। उपन्यास पर काम करो रघुराज। कर रहा हूं, एक उपन्यास पर काम कर रहा हूं और एक कहानी पूरी की है। उसने जोर का ठहाका लगाया। लेखकों की दुम, आज तक मैंने कुछ लिखा है जो अब लिखूंगा। फिर आज तक बांझ औरत को कभी संतान हुई है? हा हा हा। रघुराज अब अपनी रौ में था। हमने वहां से उठ लेना ही बेहतर समझा, क्योंकि वहां मंडली से बाहर के कई लड़के थे जिनकी निगाह में हम ब्रह्मचारी किस्म के सरल सीधे माने जाते थे। हम उठने लगे तो दूसरे लोगों ने हमें रोका, लेकिन हम रुके नहीं। थोड़ी ही दूर बढ़े होंगे कि रघुराज ने अपना काम शुरू कर दिया। आने जाने वाली प्रत्येक लड़की को वह टकटकी बांधकर देखता। हमने टोका तो कहने लगा, कहाँ कायदे से देख पाता हूं। ईश्वर ने एक आंख पीछे भी दी होती तो कितना आनंद होता। मैंने सलाह दी, तुम इसके लिए तपस्या शुरू कर दो। अगला पृष्ठ नंबर 124 पढ़ेंगे। ठीक है, वह ठिठक गया। मैं यहां धूनी रमाऊंगा। ठीक सामने विमेंस हॉस्टल था। मुझे इसकी यह आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। देखो, तुम विमेंस हॉस्टल के बारे में कुछ मत कहना। क्यों? क्योंकि जब सूरज डूब जाता है तो अंधेरे में लड़कियों का यह हॉस्टल मुझे एक अद्भुत रहस्य लोक सा लगता है। मेरे भीतर इसके लिए एक पवित्र भाव है। देखो बालक, वैसे मैं तुम्हारे तथाकथित पवित्र बोध को अपवित्र नहीं करना चाहता। रघुराज गंभीर हो गया। लेकिन अज्ञान की वजह से जन्मी पवित्रता कोई वजन नहीं रखती। इसलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिज्ञासा को शांत कर सकता हूं। चाहते हो? त्रिलोकी बोला, हाँ हाँ महाराज, बताओ। तो सुनो। वह रुक गया। हम लोगों को पल भर देखा, फिर धीरे धीरे चलते हुए कहने लगा, मैं कुछ बताने से पहले एक सवाल करना चाहता हूं। बताओ, इस हॉस्टल में पीएसएफ से जुड़ी लड़कियां अधिक क्यों हैं? हमारे संगठन की तरफ वे ज्यादा आकर्षित क्यों नहीं होती?
तुम ही बताओ महाराज, सब तुम ही बताओ। त्रिलोकी ने व्यग्र होकर कहा। ठीक है, मैं ही बताता हूं। इसलिए कि पीएसएफ भद्र लोगों के वर्चस्व वाली संस्था है। उसमें लड़कियां इसलिए जाती हैं कि उससे जुड़कर उनमें अपने को विशिष्ट समझने का एहसास होता है। देखो, आजकल संपन्न घरों के सदस्यों में सामाजिक कार्य करने का चस्का जोर पकड़ता जा रहा है, लेकिन उनके ये कार्य मूलतः जनता के संघर्ष की धार को कुंद करने के लिए होते हैं। यही बिंदु पीएसएफ और इन सुविधा भोगी लड़कियों के बीच सेतु का काम करता है। रघुराज, हमने तुमसे पीएसएफ और लड़कियों के संबंध पर प्रकाश डालने के लिए तो प्रार्थना की नहीं थी, मैंने अधीर होकर कहा। त्रिलोकी ने भी मेरी बात पर हामी भरी। रघुराज भड़क गया। तुम लोग तभी तो अच्छे लेखक नहीं बन सके। वह जोर से बोलने लगा। केंद्रीय तत्व को समझे बिना यथार्थ को फैलाने की कोशिश करते हो। हमने हाथ जोड़ लिया। अच्छा भैया, सुनाओ। चलो, क्षमा कर देता हूं। हाँ, तो मेरी उपरोक्त बात से तत्व निकला कि विमेंस हॉस्टल की अधिसंख्य लड़कियां आर्थिक दृष्टि से दुरुस्त परिवारों से जुड़ी हैं। लेकिन इससे क्या होता है? यहां भी अगले पृष्ठ पर चलते हैं। इससे क्या होता है? यहां भी कई तरह की भिन्नताएं, कई तरह की कलहों को जन्म देती हैं। अब बहुत संभव है कि थानेदार की बिटिया का मनी ऑर्डर और जूनियर इंजीनियर की बिटिया का मनी ऑर्डर क्रमशः डिप्टी, एसपी और असिस्टेंट इंजीनियर की बिटिया के मनी ऑर्डर से ज्यादा रुपयों का होता है। ऐसी स्थिति में पहली दोनों को घमंड अपने बाप के पैसों का होगा, दूसरी दोनों को अपने अपने बाप के पद का। दूसरी तरफ हीनता भी अपने बाप के कारण होगी कि एक का बाप पैसा रखते हुए भी मातहत है, दूसरे का बाप अफसर होते भी हुए भी मातहत से कम समृद्ध। अब बात समझने की ये है कि मातहत का मतलब क्या है। मातहत का मतलब है अधीन। लड़कियों के बीच कलह का एक प्रमुख कारण यह है, तुम लोग जानते ही हो, इन लड़कियों में होड़ की भावना बड़ी प्रबल होती है। वे
प्रेम तक में अपनी चीज को श्रेष्ठ देखना चाहती हैं। कम से कम दूसरे से 19 तो नहीं ही देखना चाहती हैं। अब जिनकी माली हैसियत अपेक्षाकृत पिछड़ी होती है, वे गड़बड़ सड़बड़ हो जाती हैं। ऐसे में पहला दम किसी मालदार प्रेमी को पटा लेने का होता है। इसके बावजूद कमी पड़ी तो पतन शुरू हो जाता है। इतना कहकर रघुराज चुप हो गया। हम भी चुप हो गए। कुछ देर बाद मैंने कहा, और कुछ ज्ञान दोगे? समय क्या है? 3:40। तो त्रिलोकी, तुम भी सुनो, हमें चलना भी है। 4:30 पर जाकर विरोध करना है, क्योंकि किसी भी स्वस्थ कला के निर्माण के लिए इसकी समाज से प्रतिक्रिया अनिवार्य होती है। पर जिनको तुम आज मना करोगे, वे स्वयं रचते, स्वयं आनंदित होते हैं। हम अल्फ्रेड पार्क यहाँ से आधा घंटा में आसानी से पहुंच सकते हैं। यानी कि हमारे पास 20 मिनट का वक्त था, पर हमने तय किया कि वहीं चलते हैं। वहां हम धूप का एक टुकड़ा खोजेंगे और 20 मिनट लेटे रहेंगे। शहीद पार्क से इकट्ठा होकर हमें कला भवन के लिए कूच करना था। बाकी लोग वहीं मिलने वाले थे। इसी के साथ ही आज की कक्षा का समय समाप्त हो चुका है। पाठ का बचा हुआ हिस्सा तथा कुछ प्रश्न हम अगली कक्षा में देखेंगे।